हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक केमिस्ट्री। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12th का जो सबसे पहला चैप्टर अपने सॉलिड स्टेट जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में आता है, उस पर आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। और थ्रू आउट द वीडियो हम लोग पूरे के पूरे इस चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को कवर करेंगे बोर्ड लेवल पे। और दूसरा, जहां तक करीब में न्यूमेरिकल वगैरह है तो बोर्ड कंसेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले उसके बारे में कि हम इस पूरे वीडियो में किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि पहला चैप्टर अपना सॉलिड स्टेट है। ऐसे अगर हम आपको इस चैप्टर के बारे में बताएं तो ये चैप्टर अभी सीबीएसई बोर्ड से इस पर्टिकुलर चैप्टर को ओमिट कर दिया गया है। मतलब इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सही है। तो आपका सीबीएसई में सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड स्टार्ट होता है आपका, बट किसी भी आप स्टेट बोर्ड को ले लो तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड ऑफ ऑल, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जेई ले लें, चाहे फिर आप स्टेट पीएमटी वगैरह ले लें या फिर नीट वगैरह के एग्जाम्स ले लें, हर जगह ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बड़े ध्यान से देखते हैं कि कैसे हम इस पूरे चैप्टर को आगे लेकर के जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो सबसे पहला टॉपिक आपका है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सबसे पहले हम लोग सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। सेकंड है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड आपका कितने प्रकार में बांटा जाता है उसके बारे में है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन, इससे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। देखो बच्चों, ये दो पार्ट होता है जिसमें हम लोग सॉलिड को बांटते हैं। जो पहला पार्ट है अपना क्रिस्टलाइन है और जो दूसरा पार्ट अपना एमॉर्फस है। थ्रू आउट हम बात करेंगे जब हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करेंगे जब डन। और इसको मोटा मोटी पढ़ते हम लोग यहीं पे ही है। और ये वाला जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, यहां से क्वेश्चंस अच्छे खासे आ जाते हैं आपके बोर्ड में। पहले सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया था, अब स्टेट बोर्ड वगैरह में भी इसके बारे में अच्छा खासा पूछा जाता है। ये तीन टॉपिक हमने आपको लिख दिया। जो चौथा वाला एग्जैक्टली वह है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग फर्दर और किस किस पार्ट में कैटेगराइज करते हैं उसके बारे में हम लोग टोटल ओवरऑल पढ़ेंगे। तो अपना आज के डेट में हम इसके पहले पार्ट में ये टोटल ओवरऑल चारों टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो कि जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या आपने को पढ़ना और किस तरीके से इस चीज को आगे ले जाना। तो बच्चों, हमने चार टॉपिक देखा जिसमें से हम लोग सबसे पहले वाले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। दैट इज आवर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो देखते हैं, अपना पहला टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी पे। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हिंदी में इस कैरेक्टरिस्टिक्स को गुणधर्म कहते हैं। ठोस के क्या क्या गुणधर्म है, अपने को सबसे पहले इस पर बात करना है। तो हम आपको थोड़ा रिकॉल कराना चाहते हैं क्लास 9th में, जब आप पदार्थ या फिर मैटर के बारे में पढ़े थे और मैटर को आपने कैटेगराइज करना था तीन पार्ट में। दैट इज आवर सॉलिड, लिक्विड और क्या था अपना गैस। ये तीन टोटल ओवरऑल तरीके से आपने मैटर को बांटा था। एग्जैक्टली दो और कैटेगरी होता है जो कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है और एक प्लाज्मा स्टेट होता है, जिसके बारे में अपने को टिल 12th तक के करीब में बात नहीं करना है। टिल 12th तक के करीब में अपने को यही तीन पर्टिकुलर मैटर के बारे में पढ़ना है। दैट इज आवर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब अगर एग्जैक्टली हम आपको बताएं गैसेस स्टेट के बारे में, तो बच्चों आप लोगों ने 11th क्लास के 5th चैप्टर में आपने देखा था, नाम था उसका स्टेट्स ऑफ मैटर करते हुए, कहीं कहीं पर उसको गैसेस स्टेट भी कहते हैं। वहां हमने सोल गैस के बारे में बात किया था। अब जो अपना 12th क्लास का पहला चैप्टर है वह है आपका सॉलिड, एंड हम आपको बताना चाहेंगे जो दूसरा चैप्टर आपका वह है आपका लिक्विड। और दूसरे चैप्टर के बाद जो ये मैटर का तीनों स्टेट जो आपने 9th क्लास के पहले चैप्टर में पढ़ा था, दैट वाज मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हम लोग यहां पर उसको कंप्लीट डिटेल करने वाले हैं।
तो वहां पर आप लोगों ने 9th क्लास में दो ही चीजें देखी थी कि लाइक सॉलिड क्या होता है एंड सॉलिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए और जरा सोचिए, आप लोगों के दिमाग में कुछ बातें आ रही होंगी कि कैसे हम लोगों ने सॉलिड के बारे में बात किया था, सॉलिड की क्या क्या पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज थी। तो देखिए जरा हम एक एक करके लिस्ट आउट करते हैं और आपको एक एक करके प्रॉपर्टीज याद आता चलता चला जाएगा। जो अपना पहला सेगमेंट था वो अपना ये था। चलिए, तो अगर हम आपको बताएं सॉलिड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप सब जानते हो सॉलिड्स हैव व्हाट आर, हैव डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप, इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि अपने को नोट्स भी प्रॉपर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है थ्रू आउट द स्टडी, ताकि आखिरी टाइम पर ये नोट्स आपको बहुत सपोर्ट करता है। ये आप जान भी रहे होगे, इसलिए हम लोग थोड़ा रिटन फॉर्म में काम कर रहे हैं। हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा और सोचो, और क्या था अपना दूसरा, इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो क्या था, हैविंग लीस्ट मतलब कम से कम इंटरमॉलिक्यूलर। फिर से इंटरमॉलिक्यूलर, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर आणविक। डन। तो इंटरमॉलिक्यूलर, लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, हैविंग लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन को हमने थोड़ा शॉर्टकट वे में लिखा है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। बिटवीन पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स आपके होंगे उसके बीच में आपका क्या होगा, लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा। बच्चों जो वर्ड लीस्ट है, ऑब्वियसली आप इसको कंपैरिजन किससे कर रहे हो, आप लिक्विड से कंपैरिजन कर रहे हो एंड गैस से कंपैरिजन कर रहे हो। एक ये बातें होगी। अब इसके जस्ट बाद एक और अगर हम बोले रिगार्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, भी आपके दिमाग में आ रहा होगा नेक्स्ट पॉइंट, तो इसको भी आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर ले। हैविंग मैक्सिमम intermolecular forces, having maximum intermolecular force of attraction, having क्या लिखा हमने, मैक्सिमम, या फिर आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अब आपका एक और प्रॉपर्टी हो गया। ऐसे दो तीन प्रॉपर्टीज और भी थे आपके, लेकिन जो काम की चीजें हैं वो आपका यहाँ पर तीन है एग्जैक्टली। डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट साइज होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर हम आपको एक और प्रॉपर्टी बताएं, हाईली, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हुई सॉलिड के रिगार्डिंग में। अगर अपन बात करें तो हाईली इनकम्प्रेसिबल अमॉन्ग ऑल अदर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बच्चों कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अगर हम आपको बताएं कुछ का स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन थोड़े आसान होते हैं, तो डायरेक्टली वो लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे भी 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो अपने को क्या करना है, एग्जैक्टली कि अपने को बस केवल और केवल ये टोटल चारों जो है, ये चारों प्रॉपर्टीज को अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये आपका जो पहला वाला टॉपिक था रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सही है। स्टेट्स ऑफ मैटर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आप ऑफ लगा दो। डन। ओके सर। इसके जस्ट बाद अगर हम आपको बोले तो अपना जो दूसरा टॉपिक था रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में, तो हम लोग सेकेंड टॉपिक डालेंगे अपने नोटबुक पे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कर लिया नोट वीडियो पॉज करके। अब एग्जैक्टली हम इसको मिटा रहे हैं। अब अपन सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अपना जो अगला टॉपिक है वह है, जैसे कि हमने आपको लिखवाया भी था स्टार्टिंग में, जो हम लोग कवर करने वाले हैं, दैट इज व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो अपना जो सेकेंड टॉपिक है वह है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो देखिए भाई, जो सॉलिड है आपका, आपने इसको थोड़ा सा कोरिलेट करते 11th क्लास के 5वें चैप्टर के साथ, वहां आपने पढ़ा था रिगार्डिंग गैस के बारे में कि गैस को आपने बांटा था। ध्यान अगर आ रहा होगा तो 2 टाइप का आपका गैस हुआ करता था। एक आपका होता था रियल गैस और एक आपका होता था आइडियल गैस। और आपको ध्यान आ रहा होगा, आइडियल गैस बोलते ही आपके दिमाग पर हिट कर रहा होगा कि वही सारी गैसेस आइडियल होती है जो कि कौन से इक्वेशन को फॉलो करती है भाई, पीवी बराबर एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। जहां कोरिस्पोंडिंग टर्म्स आप सब लोग जान रहे होंगे, जहां पे पी क्या हुआ करता था, प्रेशर, दाब कहते हैं इसको, वी क्या होता है आपका वॉल्यूम, हिंदी में आयतन, एन होता है आपके पास मोल, आर होता है आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सब जानते हो आप, टी जो होता है आपका टेम्परेचर, दैट इज तापक्रम। तो ये आपका हुआ करता था। तो ऐसे सारे गैस जो कि इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है वो आपका क्या कहलाता है, आइडियल गैस कहलाता है। और जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है वो अपना कौन सा गैस कहलाता था, रियल गैस कहलाता है।
तो इसके बारे में तो डिटेल हम अभी बात नहीं करेंगे, बेसिकली चूंकि अपने को सॉलिड पे बात करना है। तो इसी तरीके से सिमिलरली सॉलिड को भी हम दो ब्रॉड कैटेगरी में बांटते हैं। एक जो सॉलिड होता है उसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, और एक जो सॉलिड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। ये दो पर्टिकुलर आपके पास सॉलिड है, दो पर्टिकुलर आपके पास ठोस है, जिसके बारे में अपने को बांटना है। तो अगला आप अपना पॉइंट लिखिएगा, जैसे इसके अंदर में सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, इट इज classified into two different types. It is classified into two different types. एक हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो सबसे पहला वाला है वो अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और जो दूसरा वाला पार्ट है, देखो ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन बस अपने को इस चैप्टर में जो नीड है वो नीड होती है आपकी विजुअलाइजेशन पावर का। जितना बेहतर आप 3D में इमेजिन कर पाओगे, आपका बड़े आराम से ये चैप्टर निकलेगा, और ऐसे कुछ याद करने जैसा इस चैप्टर में कुछ है नहीं। डन। जो दूसरा वाला आपका, उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है आपके पास एमॉर्फस सॉलिड। जो दूसरा वाला सॉलिड है भैया, उसका नाम क्या है भाई, एमॉर्फस सॉलिड। तो यही अपना दो ब्रॉड कैटेगरी है। किसी किसी किताब में आप देखोगे कि आपका एमॉर्फस सॉलिड की जगह पर ही हम लोग इसको एक और नाम बोलते हैं, दैट इज आवर सूडो सॉलिड। इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज आवर सूडो सॉलिड भी कहते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको भी हम लोग कुछ और भी बोलते हैं, वो हम लोग बेसिकली जब हम डिफरेंस की बात करेंगे, जो कि अपना तीसरा पोर्शन है, उसमें हम लोग कवर करेंगे कि कैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्या बेसिक डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डन। तो जरा देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हम आपको बता देते हैं, देन आफ्टर हम लोग धीरे धीरे डिफरेंस के साइड में बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो जरा देखिएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, लेट से देखिए हम आपको यहाँ पे बना के दिखाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा दिखता है एंड एमॉर्फस सॉलिड कैसा दिखता है। अगर आपको ये डायग्राम दिमाग में पिन रह गया, देन आफ्टर आप बड़े आराम से कल के डेट में इसका डिफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्सपेक्टिव पर, वहां से क्वेश्चंस आते हैं, और ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करता है आपको कि कैसे क्रिस्टलाइन और कैसे एमॉर्फस दो पार्ट में बांटा गया। चलिए तो देखिए जरा इन दोनों का डायग्राम क्या है, हम लोग इसके डायग्राम के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे कि किस तरीके से, लेट से कि हमने यहाँ पर एक एटम प्लेस करा, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी दुनिया में कोई भी मैटर है वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, और उन्हीं पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, उन्हीं कणों को क्या कहते हैं भैया, एटम कहते हैं, जो कि आपका स्टडी के थ्रू आपका आया हुआ था। डन। तो आपका देखिए जरा हम यहाँ पर एक एक पर्टिकुलर एटम के थ्रू बात करना स्टार्ट करते हैं। लेट से अपना पहला एटम यहाँ पे, तो दूसरा एटम कहाँ पे, यहाँ पे। ये देखो आप, ये हम सबसे पहले जो डायग्राम बना रहे हैं, आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा। ये जो भी आपका डायग्राम बन रहा है वो किसका बन रहा है भाई, ये डायग्राम जो हम आपका बना रहे हैं ये आपका क्रिस्टलाइन का डायग्राम बन रहा है। और आपको क्रिस्टलाइन से वर्ड भी समझ में आ रहा होगा कि लाइक कभी आप स्कूल में पढ़ते होगे, या फिर कोई कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता होगा, तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों से डिस्कस करते हो कि लाइक ये कंसेप्ट बहुत क्रिस्टलाइन क्लियर अपने को समझ में आ गया। क्रिस्टलाइन क्लियर वर्ड का मतलब क्या है कि बिल्कुल अक्षरशः मतलब जो पैटर्न है उस पैटर्न के थ्रू अपने को सारी चीजें क्लियर है। यही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ एग्जैक्टली अगर हम आपको बनाए, तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो भी एटम्स हैं वो सारे एटम्स एक रेगुलर पैटर्न में है। अगर आप पैटर्न ढूंढने की कोशिश करोगे तो इस एटम के जस्ट नीचे ये एटम रखा है, उसके जस्ट नीचे ये एटम रखा है, और ऐसे ही ये इधर भी बढ़ता चलता चला जाएगा, और इस साइड भी ये बढ़ता चलता चला जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इन सभी में पैटर्न आपका जो है वो बिल्कुल फिक्स है। आप सब जगह देख सकते हो कि इस तरीके का ये पैटर्न आपका आ रहा है। अब अगर आप कहीं दूर पे भी जाओगे तो आपको पता है कि अगला आइटम यहीं रखा होगा, फिर क्या रखा होगा, यहाँ रखा होगा, यहाँ रखा होगा, यहाँ रखा होगा, और इस केस में कहाँ रखा होगा भाई, यहाँ रखा होगा। डन। अब अगर हम आपको बताएं तो ये देखो, आपको कुछ बड़ी बात तो नहीं लग रही होगी, आप इसके नीचे में लिख लीजिएगा, मेरे नीचे इसमें जगह नहीं है। तो एग्जैक्टली आपका कौन सा भैया, क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वो दिखता है। अब हम आपको एमॉर्फस सॉलिड का अरेंजमेंट दिखाएंगे, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में क्या अंतर है। तो देखिए जरा एमॉर्फस सॉलिड कैसे से आपका अलग होता है इन कंपैरिजन ऑफ वाटर क्रिस्टलाइन। तो एमॉर्फस सॉलिड के बारे में तो आपको अगर पता है तो चलो भी ठीक है, यहाँ हमने एक पहला यहाँ बना दिया। अब आप देखो जरा, अब आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है रिगार्डिंग क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बीच में। अब आप देख सकते हो कि इस वाले के केस में एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है जहां पे एटम्स अपने पोजीशन पर है। इसको हम लोग अंग्रेजी में स्टैकिंग भी कहते हैं, बहुत टेक्निकल वर्ड है एग्जैक्टली चैप्टर का, जिसको हम बार बार यूज करेंगे। तो यहाँ एक रेगुलर पैटर्न बन रहा है, जिस पैटर्न में एटम जो है वो स्टैक्ड है, मतलब पास पास में रखे हुए हैं।
इस पर्टिकुलर एमॉर्फस सॉलिड में आप देख रहे हो कि एटम का कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, मतलब यहां जो चीजें हैं वो काफी डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है। फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं, एमॉर्फस वाले के केस में जो एटम्स हैं वो आपका थोड़ा सा डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है। तो इस डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होने की वजह से क्या है भाई, इस डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होने की वजह से आप इस पर्टिकुलर एमॉर्फस सॉलिड के अंदर में पैटर्न नहीं पता लगा सकते हैं कि एटम्स अब दूर में कहीं आकर के आप पैटर्न ढूंढोगे तो आपको नहीं पता कि वो वहां होगा कि कहां होगा। इस पर्टिकुलर केस में कोई पैटर्न नहीं है। तो आपके नेचर में जितने भी सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं वो इन्हीं दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर टाइप का होता है। आइदर वो सॉलिड क्रिस्टलाइन नेचर का होगा और वो सॉलिड कौन से नेचर का होगा, एमॉर्फस नेचर का होगा। तो ये तो हमने आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया रिगार्डिंग वाटर, बेसिक कैटेगरी बता दिया आपको रिगार्डिंग वाटर, रिगार्डिंग क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। सही है, हमने 2 टॉपिक लिखा था, अपना दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जो तीसरा टॉपिक है वह एग्जैक्टली क्या था अपना, तीसरा टॉपिक था अपना क्लासिफिकेशन डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो अपना जो ये है यहां तक की कड़ी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं। हो गया? तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में, जो कि अपना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक की कड़ी में तो थोड़े बच्चों वाली बातें आपके पास आ रही होंगी, लाइक 9th क्लास में आपने सुना था सॉलिड के गुणधर्म के बारे में कि क्या क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज वगैरह। अब एग्जैक्टली जो चीजें हैं वह आपको 11th 12th के लेवल, अब आपको रियल सॉलिड के बारे में हम लोग उसमें स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से चीजें वहां पर जा रही हैं। तो चलिए भाई अपना तीसरा टॉपिक है, लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, दैट इज आवर डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझ के लिए एग्जैक्टली कि आपको समझ में आ रहा है सॉलिड स्टेट या नहीं, इस बिहाफ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। और ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है आपका 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन सीधा आता है, राइट सम डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों हम यहाँ पे आपको 5 से 6 पॉइंट बता देंगे डिफरेंस के बारे में। अब 5 से 6 पॉइंट तो हमने आपको बता दिया, ह्यूमन टेंडेंसी आप 2 से 3 पॉइंट भूल जाओगे, और एटलीस्ट 2 से 3 पॉइंट तो याद रहेगा ना। तो हम आपको यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट जितना है वो सबके बारे में हम लोग डिस्कस कर दे रहे हैं आपको, जो आपको अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि पेपर में आपको वही वाला पर्टिकुलर लिखना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो आपको लग रहा है कि नहीं हम बहुत आराम से याद कर सकते हैं, देन आफ्टर आप उसको याद कीजिए और उसको आप रखिए। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने एक डायग्राम बनाया था रिगार्डिंग क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, उस डायग्राम को अपने दिमाग में रखना, तो चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए भाई अब इसको याद करने का क्या ट्रिक है, इसको याद करने का ट्रिक है बेसिकली कि आप ना एक काम करो, एक टेबल बना लो। हम एक टेबल के थ्रू इसको पूरा का पूरा कवर करेंगे, सही है। और आपको डिफरेंस में भी आपको ये याद नहीं रखना, आपको बस क्या प्रॉपर्टी का नाम याद रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं। अपने आप ही आपके दिमाग से ये निकल जाएगा कि क्रिस्टलाइन के लिए क्या होना चाहिए और एमॉर्फस के लिए क्या होना चाहिए, ये ट्रिक है। इसलिए हम लोग ना सबसे पहले क्या बोलते हैं, हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। तो पहला अपना क्या हो गया, प्रॉपर्टी पे बात करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हम लोग कैटेगराइज करना स्टार्ट कर रहे हैं। डन, इसमें कुछ का देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो उसको हम लोग अलग से इलैबोरेट कर देंगे, फिर अपना ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। चलिए तो बात करें जरा प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में। तो प्रॉपर्टी अपना हो गया, किस किस को बांटना है अपने को बांटना है। एक साइड ही आपको क्या लिखना है, क्रिस्टलाइन, और एक साइड ही अपने को क्या लिखना है, एक साइड लिखना है अपने को एमॉर्फस। ध्यान दीजिएगा कि पेपर में आपकी प्रॉपर्टी मत लिखना, पेपर में आपको डिफरेंस बोला है तो सीधा सीधा आप डिफरेंस लिख सकते हो। अगला अपने पास क्या है भैया, अगला अपने पास एमॉर्फस सॉलिड। तो एक अपने पास क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया और एक अपने पास क्या हो गया भाई, एक अपने पास एमॉर्फस सॉलिड हो गया। इसको ही अपने को बांटना है रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टी के आधार पे। तो चलिए भाई हम आपको एक एक करके प्रॉपर्टीज बताते हैं, एंड देन आफ्टर आप भी धीरे धीरे पकड़ लोगे कि किस पैटर्न में हम आपको याद कराना चाह रहे हैं, सही है। चलिए भाई तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है आपका, उसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो एग्जैक्टली आप क्या याद कर लो, इसका आप इसका मेल्टिंग पॉइंट याद कर लो। आप क्या याद कर लो, इसका पहला प्रॉपर्टीज आपका मेल्टिंग पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं जरा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो सोचिए जरा, क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब सारे एटम्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब पर्टिकुलर जगह पे स्टैक्ड है, सही। मतलब आपने अगर मान लो कि लेट से इतना बड़ा लिया आपने, लेट से कि मान लो यही सॉलिड है, मतलब बिल्कुल पूरा ठोस है, अंदर से खाली नहीं है। लेट से मान लो अपने पास ये पूरा सॉलिड है, तो आपको पता चलेगा चूंकि अगर क्रिस्टलाइन है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आप वो बड़े आराम से निकाल लो। तो आपको पता है कि इतने एटम्स को आपको क्या करना है, मेल्ट करना है। क्योंकि अपन सॉलिड पे हैं तो बॉयल की बात नहीं करेंगे, अपने को यहाँ पर मेल्ट के बारे में बात करना है। कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, वो मेल्टिंग की जगह बॉइलिंग पॉइंट लिख देते हैं। तो थोड़ा सा सोचो कि आप एग्जैक्टली किसको डील कर रहे हो, आप एग्जैक्टली डील कर रहे हो सॉलिड को। तो सॉलिड के केस में अपने को क्या करना है, अपने को इसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है।
तो जब कभी आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करोगे तो वो किसी शार्प, फिर से ध्यान से सुनिए, वो किसी शार्प या फिर मतलब कोई एक फिक्स टेम्परेचर पर अपने सॉलिड स्टेट से कौन से स्टेट में कन्वर्ट होगा भाई, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। सही है, तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम, क्रिस्टलाइन के बारे में। जबकि एमॉर्फस में ऐसा कुछ नहीं होता है कि मतलब इसमें पर्टिकुलरली कि कोई एक फिक्स ही मेल्टिंग पॉइंट होगा। आप कह सकते हो कि हाँ मतलब लाइक 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेल्ट अपना हो जाएगा। सही है, मतलब इसमें कुछ फिक्स नहीं होगा मेल्टिंग पॉइंट, बट इस वाले के केस में फिक्स रहेगा मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि एक क्रिस्टलाइन है, मतलब एक पैटर्न में एक रेगुलर अरेंजमेंट, एक सिमेट्री है यहाँ पे। डन। तो आप अगर मेल्टिंग पॉइंट बोलोगे तो उससे अपने को बड़े आराम से आपको कल के भी डेट में याद हो जाएगा कि क्रिस्टलाइन के लिए क्या लिखना है अपने को, एमॉर्फस के लिए क्या लिखना है। तो बताओ बच्चों की क्या लिखना है क्रिस्टलाइन के लिए, क्या लिखोगे, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और इसके लिए क्या लिखोगे, मेल्ट्स at a regular interval of टेम्परेचर के एक इंटरवल पे, मतलब एक अंतराल पे, कि मतलब लाइक 12 से 15 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में यह पर्टिकुलर जो एमॉर्फस सॉलिड होगा वो मेल्ट होगा। उसका कोई फिक्स नहीं होगा कि हाँ लाइक कि 13 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है तो वो 13 पे ही होगा, ये फिक्स नहीं है आपका किस वाले के केस में, मतलब क्रिस्टलाइन एमॉर्फस वाले के केस में। तो पहला प्रॉपर्टी हमने आपको बता दिया मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, जो दूसरा प्रॉपर्टीज है वह एग्जैक्टली आपका क्लीवेज प्रॉपर्टी। ये बेसिकली क्लीवेज प्रॉपर्टी भी शो करता है। ये आपको थोड़ा आसान लगेगा, ये बड़े आराम से आपको याद हो जाएगा। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो आपका क्लीवेज प्रॉपर्टी है। तो हम लोग क्लीवेज प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। तो देखिए जरा क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या है कि जब कभी भी आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी शार्प कटिंग एज टूल से कट करोगे, फिर से सुनिएगा, किसी तेज धार वाले टूल से किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करोगे तो कट करने के बाद वह जो है तुम्हारा आपका जो है दो स्मूथ सरफेस जनरेट करेगा, बिल्कुल स्मूथ सरफेस जनरेट करेगा। लेट्स से मान लो कि एक अपने पास इतना बड़ा कुछ एक ब्रिक टाइप का है जिसको आपने कट करा, क्रिस्टलाइन सॉलिड था, तो आपको जब कभी भी कट करने के बाद जो नया सरफेस जनरेट होगा वो आपको कैसा लगेगा भाई, वो आपको बिल्कुल स्मूथ लगेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, तो एमॉर्फस में क्या हो जाएगा, अब एमॉर्फस में वही हो जाएगा कि जब आप उसको किसी शार्प कटिंग एज टूल से कट करोगे तो आपको स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगा, आपको रफ सरफेस जनरेट कर देगा। सही है, तो अब आप यहाँ पे क्लीवेज प्रॉपर्टी भी आपको याद रहेगा, क्योंकि क्रिस्टलाइन है तो स्मूथ सरफेस, एमॉर्फस है तो रफ सरफेस। दिमाग में इस तरीके से आप अगर घेरे बनाओगे तो याद हो जाएगा। आपको याद अल्टीमेटली क्या रखना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ऐसे 3 पॉइंट या 4 पॉइंट आप याद रखो, आपका काम हो जाएगा। सही है, तो चलिए जरा देखिए जरा क्लीवेज प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे यहाँ पे, when cut by sharp edge tool then it generates नोट करते चलिए बच्चों साथ साथ में ही, it generates two smooth surface। और चूंकि एमॉर्फस की बात करें तो सेम यही बात यहां पे लिखेंगे, क्या, when cut by sharp edge tool then it generates two रफ सरफेस। ये आपका क्या जनरेट कर देगा भैया, ये आपका 2 रफ सरफेस जनरेट करेगा और एक आपका 2 स्मूथ सरफेस जनरेट करेगा। दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। लाइक तीसरा जो पॉइंट है, ये आप बस प्रॉपर्टी याद रखो, अपने आप ही ये तुमको याद रह जाएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलाइन के बारे में। और क्रिस्टलाइन का मतलब ही क्या है आपका, सिमेट्री, मतलब ही क्या आपका रेगुलर अरेंजमेंट। सही है, तो अपने आप ही आप बाकी प्रॉपर्टीज को खुद ब खुद लिख दोगे। सही है, तीसरा जो प्रॉपर्टी आपका वह है आपका हीट ऑफ फ्यूजन। बात करते हैं रिगार्डिंग हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। हीट ऑफ फ्यूजन ये वर्ड कहां आता है, ये वर्ड आता है आपका 11th क्लास में। बोर्ड पर्सपेक्टिव बोले तो थर्मोडायनेमिक्स में ही थोड़ा सा बता दिया हुआ है, बट जेई पर्सपेक्टिव बोले तो एक पर्टिकुलर चैप्टर आपका थर्मोकेमिस्ट्री, उस थर्मोकेमिस्ट्री में इन सभी चीजों को डील करते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, डेल्टा एच, और यहाँ नीचे पे सबस्क्रिप्ट लगाते हैं फ्यूजन का। ये क्या होता है कि आपको कितना हीट प्रोवाइड करना पड़ा है जब आप किसी भी एक सब्सटेंस सॉलिड से किस में कन्वर्ट कर रहे हो भाई, लिक्विड में, किसी भी एक पर्टिकुलर मोल के लिए। और वहीं पर ही कुछ आपको ध्यान, अगर हम आपको रिकॉल करवावे तो स्टैंडर्ड होता था तो नॉट लगा देते थे, जो कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बात करते थे हम लोग कि कितना एंथैल्पी का एक्सचेंज हो रहा है जब कोई एक मोल सब्सटेंस आपका सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है।
डन। तो अगर हम हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो आप खुद ही सोच सकते हो, जैसे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या था आपका शार्प, तो इस वाले के केस में इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको कितने एटम्स को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, सो दैट्स व्हाई इस वाले के केस में क्या हो जाएगा, इस वाले के केस में आप क्या लिख दोगे, डेफिनेट होगा इसका हीट ऑफ फ्यूजन, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। और इस वाले के केस में क्या हो जाएगा, नॉट इनडेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। नॉट डेफिनेट लिख लो जरा, ज्यादा बेहतर। इनडेफिनेट मतलब क्या हो जाएगा कि भाई कुछ हम पता ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। नॉट डेफिनेट ज्यादा बेहतर वर्ड है, नॉट डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा लगेगा। आप जैसे यहां पर एक्चुअल मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेट कर रहे थे, इस वाले के केस में आप एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको जो भी प्रॉपर्टीज अच्छी लग रही है, जो भी आपको लग रहा है कि आपका दिमाग लंबे टाइम तक याद कर सकता है, उतना ही अपन याद करेंगे। हम यहाँ पर सारी बातें डील कर लेंगे, लेकिन आपको पेपर में मुश्किल से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इस बात को अपने को समझना है। 3 नंबर का क्वेश्चन आया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो आपको 3 पॉइंट लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो भी आप 3 पॉइंट्स लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अल्टीमेटली 2 या 3 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। 3 प्रॉपर्टी बता दिया हमने आपको। अब एग्जैक्टली ऑर्डर के बिहाफ में हम बात करेंगे। अब एग्जैक्टली जो अपना अगला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर से देखो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप बड़े आसानी से इसको याद रख सकते हो। अगर हम बात करें ऑर्डर के बारे में, तो हमने आपको बताया था, डायग्राम थोड़ा रिकॉल करो, कि हमने सब जगह एटम जो थे वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में डाला था। तो इस वाले के केस में, क्रिस्टलाइन वाले के केस में लॉन्ग रेंज ऑर्डर आता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर समझ में आ रहा है क्या? आप कितने भी दूर पे चले जाओगे तो भी आपका एटम का वही अरेंजमेंट होगा जो एटम का अरेंजमेंट आपने स्टार्टिंग में देखा था। बट अगर हम बात करें एमॉर्फस वाले के केस में, तो इस वाले पर्टिकुलर केस में तुम्हारा आपका जो है ऑर्डर जो होगा वो ऑर्डर लॉन्ग रेंज नहीं होगा, शॉर्ट रेंज होगा, या फिर छोटी दूरी का होगा। मतलब आपको एक पैटर्न ढूंढना है तो आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे, आपको कम ही दूर पर जाओगे, जब जाकर के आपका पैटर्न फिक्स मिलेगा। तो ऑर्डर की बात करें यहाँ पे, तो आप इसको क्या बोलते हैं, इस सॉलिड को इस नाम से भी जानते हैं, क्रिस्टलाइन को। हमने आपको बताया था कि आगे चल के नाम बताएंगे। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं इसको, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इसका, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। और इस वाले के लिए की बात करें तो क्या बोल दोगे आप, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। एक का लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, एक का शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। तो ये हमने आपको 4 प्रॉपर्टीज बताई। कुछ का प्रॉपर्टीज और है, 2 प्रॉपर्टीज और हम लोग देख लेते हैं, जो कि बड़ा आसान सा है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। जो भी आपको याद हो सकता है वो आप लोग कर लें। पहले इसको नोट डाउन कर ले। पहला आपके पास था मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा आपके पास था क्लीवेज प्रॉपर्टी। डन। चलिए इस दोनों को हम लोग मिटा देते हैं, रफ कर लेते हैं, और इसके जस्ट बाद हम लोग देखते हैं कि क्या और प्रॉपर्टी है। तीसरा वाला भी मिटा दे रहे हैं, और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उसमें भी उसको पिन कर देंगे। डन। अब इसके जस्ट बाद हम आपको बताएं, नेक्स्ट है आपके पास ऑर्डर की बात कर लिया, अगला अपना नेचर ऑफ सॉलिड। ये सब देखो छोटे छोटे पॉइंट है, आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, नेचर ऑफ सॉलिड के बारे में। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड बोलते हैं। ये एक्चुअल केस में आपका सॉलिड होता है, ट्रू सॉलिड हम लोग इसको बोलते हैं। और इस वाले के लिए बात करें, एमॉर्फस है, तो हम लोग इसको ट्रू सॉलिड ना बोलकर इसको क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड बोलते हैं। सूडो सॉलिड मतलब क्या, आभासी या फिर आभासी ठोस इसको बोलते हैं। आभासी मतलब प्रतीत होता है कि ठोस है, बट एक्चुअल केस सिनेरियो में ये ठोस नहीं होता है। तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, ये आपका कहला जाएगा सूडो सॉलिड। एक आपका हो जाएगा ट्रू सॉलिड और एक आपका हो जाएगा सूडो सॉलिड। अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग जो अगली प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट। अभी तो हम प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, देन आफ्टर सबको रफ करके उस प्रॉपर्टीज के बारे में डील कर लेंगे। डन। चलिए, तो जो अपना अगला प्रॉपर्टी है, इसका अगला प्रॉपर्टी एग्जैक्टली आइसोट्रोपिक नेचर ऑफ सॉलिड में तो हमने लिख दिया। एक जो अगला है तो उसका नाम नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, हम उसको लिख देते हैं। जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए बोलते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, एनआइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। एनआइसोट्रोपिक, ये एक नया वर्ड आपके सामने आ रहा है, एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या वर्ड होता है ये। और ये वाला जो पर्टिकुलर है वो क्या है, आइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो एक आपका एनआइसोट्रोपिक इन नेचर हो गया, और एक आपका क्या हो गया भाई, एक आपका हो गया आइसोट्रोपिक इन नेचर। सारे पॉइंट्स हमने आपको यहां पर लिख दिए। अब ऐसे भी इधर वाला पोर्शन तो आपको बोर्ड में लिखना है नहीं, आपको इधर वाला ही लिखना है। ये तो याद करने के थोड़े तरीके। तो एग्जैक्टली हम आपको बताएं तो एनआइसोट्रोपिक क्या होता है और आइसोट्रोपिक क्या होता है, हम पहले पूरी प्रॉपर्टीज को डील कर लेते हैं, एंड देन आफ्टर हम इन दोनों को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये आपके कुछ का हो गया क्या, रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाटएवर डिफरेंस बिटवीन व्हाटएवर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। सही है। तो चलिए अभी आप इतना जो भी पोर्शन हमने आपको लिखवाया है, इतने पोर्शन को अपन याद करते हैं। हमने आपको टोटल ओवरऑल 6 पॉइंट्स बता दिए। अब आप इन 6 पॉइंट्स में से जो भी 2 पॉइंट या 3 पॉइंट अच्छा लग रहा है, हम लोग जो है उसको याद करने की कोशिश करते हैं। सही है।
अब जस्ट इसके बाद हम लोग जो है एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी होता क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जस्ट उसके नीचे आप लोग लिख लीजिए रिगार्डिंग एनाइसोट्रॉपी, इसको रफ कर दे रहे हैं आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए इसको। क्या होता है एनाइसोट्रॉपी और क्या होता है आइसोट्रॉपी, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगला आप लोग हेडिंग नहीं डालिए, पॉइंट डाल करके लिख लीजिए। पहले हम लोग लिखते समझते हैं आइसोट्रॉपी क्या होता है। आइसोट्रॉपी क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। आइसो मतलब आपको पहले आपने सुना होगा आइसो रिगार्डिंग में, आइसोटोप सुना होगा, आइसो बार सुना होगा, आइसोटोन सुना होगा। 11th क्लास में 3rd चैप्टर में आपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में सुना होगा। अब एक नई बात है आगे आपके पास, क्या? आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी की बात करते हैं। अब जो भी आपका आइसोट्रॉपी है, आइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? आइसो मतलब समान, ट्रॉपी मतलब ये वर्ड लिया गया एग्जैक्टली, इसका मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल लो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बोल लो, कुछ भी, मतलब इनका जो है जब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो एमॉर्फस सॉलिड है उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो हर डायरेक्शन में आपका क्या होगा भाई? सेम होगा। तो पहले हम आपको इसका डेफिनेशन लिखवा देते हैं, इसके बाद इसको अच्छे से समझाते हैं। तो देखिए जरा क्या होता है आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी मतलब क्या होता है? सेम वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज की आप बात करना चाह रहे हो, एग्जैक्टली आपको वो भी आगे मेंशन कर रहे हैं। सेम वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज देखो हम आपको आगे लिख भी दे रहे हैं, सच एज आपके पास हो जाएगा क्या? सच एज आपके पास हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सही है। दूसरा आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से ज्यादा बेहतर वर्ड है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, आप लोग लिख लो ज्यादा बेहतर है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया आपका, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गया आपका। और भी 2-3 बातें हैं बट अभी हम आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ के भी यहाँ पे समझा देंगे आपको कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन डिफरेंट डायरेक्शन। जब आप किसी भी डायरेक्शन से देखो, डिफरेंट डायरेक्शन, कि आप डिफरेंट डायरेक्शन मतलब आप जो है अलग अलग डायरेक्शन में जब आप इसको मेजर करोगे रिगार्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गया, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? सेम वैल्यू मिलेगा। ये चीजें किसके लिए होती है भाई? आइसोट्रॉपिक कौन नेचर में होता है? इधर क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो जो आपका क्रिस्टलाइन, जो आपका एमॉर्फस वाला है वो आपका होता है आइसोट्रॉपिक। इसको जरा सा समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग देखिए जरा। लेट्स से कि हम बात करते हैं पहले, अब ये आइसोट्रॉपी हो गया, पहले हम आपको समझाते हैं कि क्या है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या है। तो देखो जरा, हमने आपको पहले भी इस तरीके से आइटम्स वगैरह बना दिए थे, इस तरीके से देखिए। जो भी आपका क्रिस्टलाइन वाला होगा उसका तो ये अरेंजमेंट होगा नहीं से, और जो आपका एमॉर्फस वाला होगा उसके इसमें आपका अरेंजमेंट क्या होगा? अरेंजमेंट फिक्स नहीं होगा, मतलब कुछ तो रैंडम सा अरेंजमेंट हो जाएगा जो कि आप पता नहीं कर पाओगे कि लंबी दूरी पर क्या फाइनल अरेंजमेंट आने वाला है। इस तरीके से कुछ भी बना दो आप, जहां पैटर्न क्या आपका फिक्स नहीं है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें जरा रिगार्डिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ के बारे में, तो जब हम आपको इस पर्टिकुलर सॉलिड को कट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब आप इस पर्टिकुलर सॉलिड को कट करेंगे तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ के भी आपसे बात कर रहे हैं। लेट्स से आपके पास एक कुल्हाड़ी है, ठीक है। अब आप एक कुल्हाड़ी से इस पर्टिकुलर को ना आप यूं कट करो। जब आप यूं कट करोगे तो आप देख रहे हो, देखो यहाँ पर थोड़ा सा कुल्हाड़ी बना देते हैं हम, सही है ना, ताकि आपको सही से दिख जाए। जब इसको इस तरीके से कट करोगे तो आप देख रहे हो कि आप कितने एटम पर प्रहार कर रहे हो, या फिर लाइक कितने एटम से आपको सामना करना पड़ रहा है। आपको 3 एटम से सामना करना पड़ रहा है, तो उसी हिसाब से आपका फोर्स लगेगा, सही है। एंड ध्यान से देखिए, जब आप इसको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से कट करने की कोशिश करते हो, तो आप देख रहे हो कि आपको जो है इस बारी नंबर ऑफ एटम जो है एक बार के लिए यहाँ पर अगेन हो तो गया 3 ही, बट एग्जैक्टली हम आपको थोड़ा सा बताएं तो एक काम करते हैं, एक और बगल में बना देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे, ठीक। एक और बना देते हैं इस तरीके से, जो है ना यूं चले जाते हैं हम लोग, सही है। तो जब हम क्रिस्टलाइन की बात करेंगे तो जो आप एक तरीके से गए तो आपको एक प्रॉपर्टी समझ में आया, एक दूसरे तरीके से गए तो आप देख रहे हो कि अब आपको जो है लेट्स से कि इस तरीके से गए तो आपको कितने एटम का सामना करना पड़ा भाई? आपको जो एटम का सामना करना पड़ा, लाइक देखो ये वाला जो है ना, ये वाला जो कट करा है, ये वाला थोड़ा सही से कट नहीं हुआ है एग्जैक्टली। इसको एक बार फिर से कट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेन चीज है कि अलग तो आना है प्रॉपर्टी, बट वो कैसे से आना है बस अपन उसी पे बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया, एक एटम कहा था यहाँ बनाया था, और एक एटम कहाँ बनाया था, यहाँ बनाया था, सही है ना। अब एग्जैक्टली हम आपको बोले तो आपने देखो इसको यूं कट करा तो आपको 3 एटम का सामना, 4 एटम का टोटल ओवरऑल सामना करना पड़ा। लेकिन अब जब अगर आप इसको
अब जब अगर आप इसको कट करेंगे इस तरीके से, जैसे मान लो कि अगर आप इसको साइड से कट कर रहे हो, देखो जरा आप अगर इधर से कट कर रहे हो तो आपको कितने आइटम का सामना करना पड़ा भाई, 2। तो आप देख रहे हो कि किस डायरेक्शन से आप कट कर रहे हो उसी पर ही डिपेंड करता है आपका कि कितना फोर्स लगेगा। तो जब आप इसको यूं कट करोगे तो आपको ज्यादा आइटम से जाना पड़ रहा है, तो आपको जो लगने वाला फोर्स है वो ज्यादा लगेगा। लेकिन जब आप साइड से कट करो तो आपको कम नंबर ऑफ आइटम से फेस करना पड़ रहा है, और जब आपको कम नंबर ऑफ आइटम से फेस करना पड़ेगा तो आपको उस हिसाब से फोर्स कम लगेगा, नहीं से। लेकिन अगर हम बात करें एमॉर्फस के बारे में, तो एमॉर्फस के केस में क्या दिख रहा है भाई, एमॉर्फस के केस में आप देखो कुछ एक रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर पाओगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ऑन एन एवरेज कि आप इधर से कट करोगे तो कितना फोर्स लग रहा है, और जब कभी भी आप इधर से जब इसको कट करोगे तो आपका कितना फोर्स लगेगा, ये चीजें जो है आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस के लिए आपको ध्यान होगा, ऐसे केस के लिए हम लोग ना एवरेज फोर्स निकालते हैं, सही है। और एवरेज फोर्स निकाल करके किसी भी डायरेक्शन के लिए बोले तो हम लोग बोल देंगे वो सेम होगा। इसीलिए हमने आपको यहाँ पर एमॉर्फस वाले को बताया कि वो आइसोट्रॉपी नेचर में होता है, कि जो भी उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी डायरेक्शन में, देखो तुम आप कैसे से भी कट करो, अब आपको पता ही नहीं कि इधर से कितने एटम से आप गुजरने वाले हो। जब आपको यही नहीं पता तो आप ये कैसे फिक्स कर सकते हो कि इसमें उतना ही फोर्स लगने वाला है। हाँ, ये चीज आप किसी क्रिस्टलाइन के लिए जरूर बोल सकते हो। आप लाइक मान लो कि आप कुछ तो इस तरीके से कट करो, आप लाइक कुछ तो इस तरीके से कट करो, तो आप देख रहे हो आपको पता है कि आपको फिर से एक अलग टाइप का फोर्स मिलने वाला, अलग टाइप का आपको स्ट्रेंथ चाहिए होगा इसको कट करने के लिए। तो ये आपका हो गया तीसरा वाला भी पॉइंट रिगार्डिंग व्हाट एवर क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। तो आइसोट्रॉपी का डेफिनेशन में हमने आपको बता दिया सेम हो जाएगा। तो एनआइसोट्रॉपी में क्या हो जाएगा, एनआइसोट्रॉपी में हो जाएगा आपका डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप नीचे चाहो तो कोट कर सकते हो, नहीं तो जस्ट इसका उल्टा करना अपने को, यहाँ सेम लिखा उस केस में अपने को डिफरेंट लिखना है, डन। तो उस केस में लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन डिफरेंट डायरेक्शन। वो आपका क्रिस्टलाइन के लिए वैलिड है, अगेन बता देते हैं, ये वाला आपका एमॉर्फस के लिए वैलिड। तो हम लोग अपने चौथे सेक्शन में इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से डायग्राम बना करके, और चौथा सेक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके जस्ट बाद, जो है अपना क्या, जो कि अपना क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम बात करेंगे कि क्यों हम केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं, हम एमॉर्फस क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, एंड देन आफ्टर हम लोग एग्जैक्टली उस क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या फर्दर कैटेगरी है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग एग्जैक्टली 3 टॉपिक अभी जो अपना आज का लेक्चर था उसको कवर कर लिया। अब अपने को चौथे टॉपिक के बारे में बात करना है, दैट इज आवर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बच्चों हमने अभी तक के करीब में क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दोनों को साथ में लेके गए थे, अब हमने एमॉर्फस को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि 12th के सिलेबस में अपने को एमॉर्फस के बारे में बात नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है, अब आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, अब जिसका पैटर्न ही फिक्स नहीं है, जिसका अरेंजमेंट ही फिक्स नहीं है, तो आप क्या उसके बारे में बात कर पाओगे और क्या उसको डील कर पाओगे, सही है। अब अपने को किसको डील करना है भाई, अपने को डील करना है एग्जैक्टली केवल और केवल क्रिस्टलाइन के बारे में, और क्रिस्टलाइन के जो भी क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात करना है। हाँ, एक छोटा सा पर्टिकुलर पॉइंट आप चाहे तो उस डिफरेंस में ऐड कर सकते हैं कि जो भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका अगर एग्जांपल बोले तो NaCl होगा। आप चाहो तो उसको नोट डाउन कर सकते हो नेक्स्ट पॉइंट के रूप में, NaCl हो जाएगा, आपका CaF2 हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, ये जितने सारे टाइप के होंगे वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा। और आपका अगर एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल लिखना है तो उस पर्टिकुलर केस में आप लोग लिख सकते हो सिलिकॉन ग्लास लिख सकते हो, आप क्वार्ट्ज लिख सकते हो आप। तो ये सारे जो एग्जांपल्स है वो आपके एग्जांपल्स किसके हो जाएंगे भाई, ये सारे एग्जांपल्स आपके एमॉर्फस के एग्जांपल हो जाएंगे, सही है। जिसमें से एक जो पर्टिकुलर नाम बोला हमने आपको सिलिकॉन एमॉर्फस जो बोला हमने, वो पर्टिकुलर चीज फोटोवोल्टेइक सेल में काम आता है। फोटोवोल्टेइक सेल क्या होता है, तो आपका फोटोन एनर्जी जो लाइट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी के कन्वर्ट करने में काम आता है। ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और आज के डेट में 1 मार्क्स का टॉपिक बहुत चला हुआ है। तो अगर आप उसको देखें तो आप इस बात को नोट डाउन कर सकते हैं, एमॉर्फस सिलिकॉन वह एक पर्टिकुलर ऐसा मटेरियल है जिसकी वजह से हम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी कौन सा, सनलाइट वाला। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज व्हाट आवर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अपने को एमॉर्फस नहीं पढ़ना है, अब अपना टॉपिक कंस्ट्रक्ट हो गया सॉलिड छोड़ के, अब हम क्या पढ़ने बैठ गए, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखिए जरा इसको हम अगेन एक चार्ट के रूप में पूरा का पूरा समझ लेते हैं और इसको राइट डाउन कर लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोगों ने यहाँ पर बांटा है टोटल 4 पार्ट में। देखिए जरा जो सबसे पहला पार्ट है आपका वह आपका आयनिक सॉलिड। तो इसको भी देखिए कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं, इसको हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड के नाम से। देखिए जरा सबका हम हेडिंग डाल देते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड। यहाँ पर हमने लिख दिया टाइप्स ऑफ सॉलिड, डन। दूसरा वाला जो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये लिख दिया हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से पहले आप एक काम कर लो, आप लिख लो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे वो, डन। तीसरा जो है आपका वो अपना होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने कॉपी पे लिख लो, हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहे हैं, दैट इज आवर IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगला इन सभी के एग्जांपल्स।
आपको एक बात और ऐड करना चाहेंगे कि जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन कर रहे हो, किसके बिहाफ पे कर रहे हो, आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिहाफ पे कैटेगराइज कर रहे हो। ये भी अगर कोई बोलेगा कि ये चारों टाइप आ कहां से रहे, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अलग अलग के बिहाफ पे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 पार्ट में बांटा है। तो आप देखिए जरा वो चारों टाइप का हम आपको बस यहाँ पे बता देते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, डन। जिसमें से जो सबसे पहला वाला है वो आपका है आयोनिक सॉलिड। सबसे पहला वाला है आपका क्या है भाई, आयोनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आप सब जानते हो क्या होता है, वो आयंस होता है। और आयंस भी कैसे होते हैं भाई, आपको पता है 2 आयंस होता है, एक केटायन हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा अपना, एक अपना हो जाएगा एनायन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो आप सब जानते हो कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज कौन से पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ होता है। 11th 12th क्लास की फिजिक्स का ही आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो वहां पर आपको बहुत डिटेल स्टडी करोगे रिगार्डिंग व्हाट आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख सकते हो आप यहाँ पे। ये पर्टिकुलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा होता है आयनिक सॉलिड। अब इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं तो अपना पहला क्लियर हो जाएगा, दैट इज व्हाट आवर। अगर हम एग्जांपल बोले तो आप जानते हो NaCl हो जाएगा, कैल्शियम फ्लोराइड हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। देखो Mg के ऊपर में +2 चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर में -2 चार्ज, Na के ऊपर में +1 चार्ज, Cl के ऊपर में -1 चार्ज। डन, आपका पहला वाला कंप्लीट हो गया। जो दूसरा सॉलिड है, पहले हम आपको सारे सॉलिड्स के नाम लिख देते हैं। दूसरा जो आपका वो है आपका कोवेलेंट सॉलिड है आपका दूसरा वाला। जो तीसरा आपका वो अपना मेटालिक सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड जो मेटल्स वगैरह के बीच में होता है। एंड जो सबसे लास्ट वाला अपना आज का सेक्शन है दैट इज आवर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके बारे में अपने को बात करना है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहां पर ये भी चीज खत्म हो जाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसको फर्दर हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। जो सबसे पहला वाला आपका वो आपका पोलर सॉलिड, जो आपका दूसरा वाला है आपका उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर सॉलिड। ये जो आपका है वो क्या है भैया, नॉन पोलर सॉलिड। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, किसी का भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लेगा, किसी का भी एग्जांपल पूछ लेगा, तो इसीलिए हम आपको इसको एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बता रहे हैं। और तीसरा सबसे सिंपल है H बॉन्डेड सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो पर्टिकुलर सॉलिड क्रिएट होता है वो हमारा क्या कहला जाएगा, H बॉन्डेड सॉलिड। यही बस इन तीनों का ही आपको आगे फर्दर देखना है। तो फटाफट इसको नोट डाउन भी करते चलिए पैरेलली। अगला आपके पास है क्या, कोवेलेंट सॉलिड। तो आपको पता है कोवेलेंट सॉलिड कौन से पर्टिकुलर क्या होंगे उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब समझ रहे हो ना कि किस किस पर्टिकुलर एटम से मिलके वो बना है। तो इसके आगे आप टेबल में क्या पढ़ लोगे, ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में होता है भाई, एटम्स के बीच में होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो आपका कौन सा पर्टिकुलर बॉन्ड हो जाएगा भाई, कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा किसी पर्टिकुलर कोवेलेंट सॉलिड में। अब इसके पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें तो ऐसा कोई सॉलिड बताओ जिस वाले में अपना कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा हो। तो आप यहां पर चूंकि सॉलिड की बात करें तो आप कोई गैस का एग्जांपल नहीं दे सकते हो। हमने यहां CO2 लिखा है, नो डाउट CO2 का नेचुरल स्टेट क्या होता है, गैस होता है। लेकिन हमने यहां पर देखो इसको जो इसका नाम है ड्राई आइस लिख दिया। तो ये ऑब्वियसली कौन से फॉर्म में हम लोग बात कर रहे हैं भाई, सॉलिड फॉर्म में बात कर रहे हैं। एग्जांपल्स हमको जितने भी कोट करने हैं सबके सब सॉलिड में होने चाहिए, सही है। अगला अपने पास है मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन। इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं अपने पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये इसके क्या कहला जाएंगे भाई, ये इसके कहला जाएंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। डन। अब अगर हम इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो इस केस में किसी भी पर्टिकुलर मेटल्स के बीच में आपस में कौन सा बॉन्डिंग होता है, आपका होता है मेटालिक बॉन्डिंग। आपका हो जाएगा क्या भैया, मेटालिक बॉन्डिंग। डन। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो पूरे डी ब्लॉक तो भरा ही पड़ा भैया आपका मेटल से, जैसे क्या प्लेटिनम, जैसे क्या कॉपर, जैसे क्या सिल्वर और प्रीशियस मेटल व्हाट गोल्ड। तो ये सारे के सारे उसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। लास्ट वाला अपना आखिरी सेक्शन बचता है आज का, दैट इज व्हाट आवर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और उसमें भी हमने आपको ये 3 पर्टिकुलर नाम दिया है, एक दिया आपका पोलर, एक दिया आपका नॉन पोलर और एक हमने आपको दिया भैया H बॉन्ड। तो देखिए जरा जो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर में, अब मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 पार्ट है तो इसमें तो बात नहीं करना, हर एक के अपना अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिस पे अपने को डील करना है। पोलर जो सॉलिड होता है, पोलर मतलब क्या, चार्ज वाला। अब इसके अंदर में जो भी पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सॉरी जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वह बेसिकली क्या होंगे भाई, सभी के इन तीनों के केस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो निकल के आते हैं वो अपना होने वाला है मॉलिक्यूल्स वगैरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। यहां भी मॉलिक्यूल मतलब सब में ही मॉलिक्यूल होगा, यहां भी मॉलिक्यूल, यहां भी मॉलिक्यूल, यहां भी मॉलिक्यूल्स। डन। अब बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो देखो जरा इसको थोड़ा कैटेगराइज कर देते हैं वरना यहां थोड़ा हौच-पौच हो जाएगा, सही है। एक हमने इसको यहां पर ऐसे यूं लिख लिया, एक और हमने इसको यहां पर लिख लिया यूं करते हुए, और एक और सबसे आखिरी वाला जो है, जो सबसे आखिरी वाला जो पोर्शन है वो आखिरी वाला पोर्शन अपना यहां पे आ गया। डन।
बात करें जरा पोलर सॉलिड के बारे में, तो पोलर सॉलिड का जो आपका एग्जांपल होगा वो सॉरी इसमें अभी अपने को बात करना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पोलर वाले में होता है, ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ा है। दैट इज व्हाट डाइपोल इंटरैक्शन। बहुत ध्यान से देखिए और इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बारी, डाइपोल इंटरैक्शन। अब यहाँ तो देखो अभी अपने पास उतना टाइम है नहीं एग्जैक्टली कि हम यहाँ पे डाइपोल को बताएं। जब आपके 11th क्लास का 5वां वीडियो अपडेट होगा तब हम आपको वहां पे बता देंगे कि क्या होता है अपना डाइपोल इंटरैक्शन। कुछ लोग इसको 4th चैप्टर में ही पढ़ाते हैं केमिकल बॉन्डिंग में भी, कुछ लोग इसको 5th चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताते हैं। डन। नॉन पोलर सॉलिड के बारे में बात करें तो नॉन पोलर सॉलिड है तो इसके बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा भाई, जो सबसे हल्का वाला होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सबने नाम सुना होगा वैन डर वाल्स फोर्स का, लंडन फोर्स का, डिस्पर्सन फोर्स का। तो देखिए हम एक लिख देते हैं यहाँ पे लंडन फोर्सेस। अब चाहो लंडन और डिस्पर्सन फोर्स आप आगे लिख लोगे, मेरा थोड़ा टेबल से आगे निकल रहा है। और अगला अपने पास है एच बॉन्डेड, तो इसका कौन सा पर्टिकुलर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा भाई, एच बॉन्डिंग इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। डन। अब पोलर सॉलिड के बारे में बोले आपको तो पोलर सॉलिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, अब देखना जरा यहाँ पे पोलर सॉलिड का एग्जांपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको SO2 लिख रहे हैं, वो भी सॉलिड स्टेट में। क्यों होगा ये पोलर सॉलिड में, क्योंकि देखो जरा SO2 का हम डायग्राम आपको अगर यहाँ पे बनाया तो ये आपके पास लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन बताएं तो हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा 1 2 3 मतलब sp2 बॉन्ड एंगल हो गया 120 आपको अगर हम बता दें तो। और इस पर्टिकुलर केस में आप देखो जरा इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, क्योंकि दोनों वेक्टोरियल एडिशन करोगे तो फाइनली कुछ ना कुछ आएगा, तो इस केस में म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। सो दैट्स व्हाई ये हमारा पोलर वाले के केस का एग्जांपल हो जाएगा, दैट इज व्हाट आवर SO2। और भी एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे अगर आप HCl अगर सॉलिड स्टेट में बात करोगे तो भी वो हो जाएगा पर्टिकुलरली, नहीं सही। अच्छा दूसरा नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, आयोडीन आपको पता है सॉलिड स्टेट में होता है, आयोडीन आपका सॉलिड स्टेट में होता है। और कौन सा बोलते हैं आपको, और एग्जैक्टली डाल दो आप CO2 डाल दो। अब CO2 की शक्ल देखो, CO2 का शक्ल कैसा होता था, C डबल बॉन्ड O। अब जितना ये इधर खींचेगा उतना ही इसका डाइपोल मोमेंट इधर भी जाएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट इस केस में कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट करके फाइनली 0 हो जाएगा। बॉन्ड एंगल 180 आता है उस केस में। तीसरा H बॉन्डेड, आप सब बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल से जानते हो, और ये अपना आखिरी नाम आता है दैट इज व्हाट आवर सिंपल आइस। CO2 अगेन लिखा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर पर्टिकुलरली आपको क्या पुट करना है भैया, ड्राई आइस पुट करना है, सही है। आज की क्लास का हम आपको होमवर्क क्या दें, आप पहले जितना भी हमने आपको पार्ट बताया है इन सभी पार्ट्स को आप बड़े आराम से लिख करके इसको याद कर लीजिए। और एक पर्टिकुलर टॉपिक हमने आपके लिए छोड़ा है जिसके बारे में हम आपसे पूछेंगे कि कैसे उस पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करना अपने को, दैट इज व्हाई ग्लासेस आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। क्योंकि ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में आता है, आप एक बार NCERT पढ़े, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ग्लासेस को हम क्यों सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप जरूर हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर लगातार अपडेट बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कुछ भी आपको कमेंट करना है, अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन कर दीजिए। थैंक यू आज के लिए।